Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया था. ठीक है, इस लेक्चर में हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे विच इज कॉल्ड फ्रिक्शन 3.3. स्टूडेंट, फ्रिक्शन का वर्ड जो है इसका मतलब है रगड़, रुकावट. इन अदर वर्ड अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. जो मूविंग ऑब्जेक्ट होती हैं उनकी जो मोशन है उसको अपोज करता है. ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा एक बाइसाइकिल है हमारे पास, उसको हम मूव करवा रहे हैं पैडल के साथ. ठीक है, जब हम उन पैडल्स को रेस्ट दे देंगे, मतलब कि उन पैडल से साइकिल को मूव नहीं करवाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जो साइकिल है वो खुद ब खुद रुक जाएगी. क्यों रुक जाएगी, क्या वजह है इसकी? एक और एग्जांपल देखें कि एक बॉल है हमारे पास. अगर हम बॉल को ऐसे थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो पहले तो बॉल मूव कर रही होगी, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा तो बॉल खुद ब खुद ही स्टॉप हो जाएगी. क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि उन दोनों केसेस में जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो बॉडीज के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है. जो बाइसाइकिल के टायर हैं और जिस ग्राउंड पे बाइसाइकिल मूव कर रही है, जो बाइसाइकिल के टायर हैं और जिस ग्राउंड पे बाइसाइकिल मूव कर रही है, उन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है. फ्रिक्शन क्या है? दरअसल ये अपोज करती है किसी भी मोशन के, किसी भी बॉडी के मोशन को. सो इसीलिए बाइसाइकिल खुद ब खुद मूव होगी. अभी हमने एक और एग्जांपल देखी बॉल की. बॉल जब हम फेंकते हैं तो खुद ब खुद कैसे रुक जाती है? क्योंकि जिस ग्राउंड पे बॉल मूव कर रही होती है वो ग्राउंड बॉल के ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लगा रहा होता है, इसीलिए जो बॉल है वो रुक जाती है. फ्रिक्शन की डेफिनेशन करते हैं. सबसे पहले द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. जो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करती है. ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी डेफिनेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी. उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है. वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सरफेस. सरफेस के नेचर पे डिपेंड करती है. एंड देन प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड करती है. नेचर ऑफ सरफेस की बात अगर हम कर लें कि ये मेरे पास एक हैंड है. ठीक है, ये मेरा हैंड है. अगर मैं इस हैंड को एक दीवार पे रब करता हूं, अगर इस हैंड को मैं दीवार पे रब करता हूं, तो वो जो दीवार है इसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स किसी और टाइप की लगाएगी. अगर यही हैंड में एक सॉफ्ट या स्मूथ सरफेस पे रब करता हूं, ये ऐसे मैंने रब किया, तो ये फ्रिक्शन की फोर्स लगाएगी, लेकिन और टाइप की लगाएगी, किसी और नेचर की लगाएगी. अगर मैं यही हैंड किसी कारपेट के ऊपर रब करूं तो वो कोई और फ्रिक्शन लगाएगा. किसी टेबल के ऊपर रब करूं तो वो कोई और नेचर होगी फ्रिक्शन की. सो जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सरफेस पे. ठीक है, एंड देन जो नेक्स्ट है वो है प्रेसिंग फोर्स. सो ये देखें, ये मेरा हैंड है, मैं इसको रब कर रहा हूं. ठीक है, ऐसे नॉर्मली रब कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं फोर्सली मतलब कि प्रेस करके इसको रब करूंगा, तो ये जो फ्रिक्शन है ये एज कंपेयर टू दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि प्रेसिंग फोर्स लग रही है. तो फोर्स जब लग रही है, यहां ऐसे फोर्स लग रही है, तो इसकी फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी. ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इसकी समझ आ गई होगी. आगे हम बात करते हैं कोल्ड वेव्स की. स्टूडेंट, यहां पे इस दुनिया में कोई भी जो चीज है वो स्मूथ नहीं है. ठीक है, कहीं ना कहीं जाके उस सरफेस के अंदर अप्स एंड डाउन होंगे, पिट्स एंड बम्प्स जरूर होंगे. ठीक है, लेकिन बाहर अगर देखें तो हमें नजर आएगा कि वो चीज स्मूथ है, लेकिन वो स्मूथ नहीं होती. उसके अंदर अप्स एंड डाउन जरूर होंगे. जैसा कि ये एक व्हाइट बोर्ड है, बाहर तो नजर आ रहा है कि स्मूथ है, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इसके अंदर जरूर पिट्स एंड बम्प्स होंगे, जरूर होंगे. ठीक है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि दो ब्लॉक्स हैं, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर हमने रखा हुआ है. ठीक है, तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि इनके अंदर जो ब्लॉक नजर आ रहे हैं ये स्मूथली हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो साइड पे एक माइक्रोस्कोपिक लेवल की पिक है, उसके अंदर आपको पिट्स एंड बम्प्स जरूर नजर आ रहे होंगे. ठीक है,
अप्स एंड डाउन जरूर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और यही जो पिट्स एंड बम्प्स हैं ये फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि ये ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, अगर इनके अंदर फ्रिक्शन की फोर्स ना होती, ये स्मूथ होते, तो कभी भी एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर ना रुकता, वो रेस्ट पे ना होता, वो स्लाइड करके नीचे गिर जाता। तो फ्रेंड कूल्ड एंड वेट जो है वो ये है कि जो भी पॉइंट आपस में मिल रहे हैं दो ब्लॉक्स के, जो भी दो सरफेस हैं, उन दोनों के जो पॉइंट्स हैं अप्स एंड डाउन आपस में मिल रहे हैं, उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास है कूल्ड बेड्स। द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सरफेस फॉर्म अ सोर्स ऑफ कूल्ड बेड्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि कूल्ड बेड्स की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो उसमें जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्शन के। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्शन की, जितनी फोर्स होगी उतनी ही फ्रिक्शन होगी हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम फोर्स ज्यादा करेंगे तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी, लेकिन फ्रिक्शन में एक ऐसी खसूसियत है कि फ्रिक्शन जो है वो एक लिमिटिंग जो वैल्यू रखती है, एक लिमिटिंग एक मैक्सिमम वैल्यू रखती है। उस मैक्सिमम वैल्यू के आगे वो इंक्रीज नहीं होती, उससे आगे वो नहीं जाती। सो उसी लेवल को हम कहते हैं हमारे पास है लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हमने फोर्स अप्लाई की, ठीक है, फ्रिक्शन ज्यादा हुई, हमने मजीद फोर्स अप्लाई की, फ्रिक्शन ज्यादा हुई, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जो फ्रिक्शन है उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, उससे आगे इंक्रीज नहीं होगी। सो वो ही जो पॉइंट है हमारे पास वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ठीक है। एंड इट डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। और ये जो डिपेंड होता है ये प्रेसिंग फोर्स पे भी डिपेंड होता है, ठीक है, क्योंकि प्रेसिंग फोर्स ज्यादा होगी तो हमारी फ्रिक्शन भी काफी ज्यादा होगी। लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, एंड जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफएस से, ठीक है। ये में क्या कहता है कि द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट। ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है। कैसे कांस्टेंट होता है मैं बताता हूं आपको। ये क्या कह रहा है, ये जो है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि रेशियो बिटवीन लिमिटिंग रिएक्शन एफएस एंड नॉर्मल रिएक्शन आर ये, ठीक है। अगर हम यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम यहां पे निकाल लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास, एफ एस इज इक्वल टू आर, ठीक है। यहां पे जो आर की जो वैल्यू है वो है mg। यहां पे पुट कर दें तो हमारे पास एफ एस इज इक्वल टू दिस एंड एम आर की वैल्यू mg। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, जिस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज की रिक्वायर होनी चाहिए, वो ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का हमें पता होना चाहिए। तो बुक के इसी पेज पे लास्ट पे कॉर्नर पे उसने एक टेबल दिया हुआ है जहां पे मुख्तलिफ जो बॉडीज हैं उनकी जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दिया गया है, ताकि आपको इजीली समझ आ सके और आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकें, ठीक है स्टूडेंट। फ्रिक्शन की आज हमने बात की, तो फ्रिक्शन जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत हेल्पफुल होता है हमारी डेली लाइफ में। अगर हम वॉक कर रहे हैं तो वॉक करने में भी हमारा फ्रिक्शन बहुत हेल्पफुल होता है। अगर हम एक स्मूथ सरफेस पे वॉक कर रहे हैं तो हम स्लिप हो सकते हैं। जो एथलीट्स होते हैं, जो फुटबॉलर्स होते हैं, वो एक जो ग्राउंड पे मूव करते हैं उन्होंने एक स्पेशल टाइप के शूज रखे हुए होते हैं और शूज के नीचे उन्होंने हुक्स लगाई हुई होती हैं, ताकि वो जब सडनली स्टॉप करें या मूव करें, भागें, तो जो उनकी जो ग्राउंड पे ग्रिप जो है वो स्ट्रांग रहे, वो स्लिप ना हो, वो गिरे ना। तो ये भी जो फ्रिक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। लेकिन एक और बात करता हूं कि जो
जो साइकिल है अगर हम उसको सडनली स्टॉप करवाना हो तो उसकी जो ब्रेक्स हैं उसको हमने अप्लाई करना है। ब्रेक्स एक रबर पैन होता है, ठीक है, वो उस रिम के साथ जब हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो रिम के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो जो रिम है और रबर पैन है एक दूसरे पर फ्रिक्शन की फोर्स लगाते हैं, सो इसलिए जो उसके टायर हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, इसीलिए हमारी जो बाइसाइकिल है वो भी स्टॉप हो जाती है। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।